दिनकर को कोट कर रहा हूँ कि जब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इस ताक में रहे कि कहीं मेरे मुंह से और कलम से ऐसी कोई बात न निकल जाए कि जिससे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और बड़े साहब नाराज न हो जाए, और इस चक्कर में रहे कि कब मैं रजिस्ट्रार बनूं, कब मैं डीन बनूं, और उसकी लेखनी पेन और जुबान बंद रहे, उस समय में इस किताब का आना जो है विश्वविद्यालय के सवाल पे भी, विश्वविद्यालय के होने के सवाल पे सवाल खड़े करता है। जो 10% जो आरक्षण मिला है बगैर किसी आंकड़े के, बगैर किसी डेटा के, उसका एक सर्वे होना चाहिए। और कई ऐसे, मैं अपर कास्ट पत्रकार और चिंतक की बात कर रहा हूँ, उनका कहना है कि उसमें भी ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण जो है उसमें बंटवारा होना चाहिए। अगर ओबीसी और दलित में ए बी बन सकता है, जो 10% जो आरक्षण है उसमें क्यों नहीं? वाकई इस देश में कोई जाति की राजनीति अगर कर रहा है तो आरएसएस और भाजपा से बेहतर कोई जाति की राजनीति नहीं कर रहा है। और कैसे टुकड़ों टुकड़ों में देखना है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है सबसे सफल तरीके से आरएसएस और बीजेपी कर रही है। छोटे छोटे कास्ट के एक गवर्नर बना देना या वाइस चांसलर बना देना, और उसको ये दिखाना कि देखो तुम्हारे कम्युनिटी का हमने बनाया है, भले उस कम्युनिटी का पूरे हक हकूक वो छीन ले, वो अलग बात। एक नेता के अंदर एक पत्रकार और एक लेखक कैसे जिंदा रहता है, वो अली अनवर साहब को देखकर लगता है। योगेंद्र जी के बोलने के बाद मुझे दे रहे हैं माइक, तो मैं क्या बोलूँ यही समझ में नहीं आ रहा। सारी बात सारांश उन्होंने कह ही दी। बहरहाल बहुत लोगों को आज़ादी 2014 में मिली है, लेकिन मैं आ रहा था तो प्रधानमंत्री जी का संदेश पढ़ा मैंने। ये 50वां विश्व पुस्तक मेला है, इसीलिए लेट हुआ लगता है। हाँ, वो पढ़ रहा था मैं। तो आप सबको बधाई। और एक दो बात मुझे कहनी है कि जब राजनेता जिस युग में लिखना तो छोड़ दीजिए, पढ़ते भी कम हैं, उस समय अली अनवर साहब लगातार लिख रहे हैं और बोल रहे हैं। 2 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं और काफ़ी लंबे समय से मैं जानता हूं। और एक नेता के अंदर एक पत्रकार और एक लेखक कैसे जिंदा रहता है, वो अली अनवर साहब को देखकर लगता है। और मुझे पता नहीं था कि किताब ये आ रही है, और 4 दिन पहले बात हुई है कि आपको आना है। किताब हम लोग पढ़ भी नहीं पाए हैं ईमानदारी से, लेकिन उलट पढ़ के ज़रूर देख लिया है। 3 दर्जन से ज़्यादा इसमें चैप्टर्स हैं, लेख हैं, और बहुत कुछ कवर करता हुआ लेख है इसमें। और हमारे ज़माने के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर सतीश देशपांडे ने, जैसा कि योगेंद्र जी ने कहा, लगातार उनसे हम लोग बात करते हैं और अपने साथ कई चर्चा हमने अपने YouTube चैनल पर की है उनसे इन मुद्दों पर। योगेंद्र जी ने एक बात कही है कास्ट सेंसस को लेकर, और वाकई इस देश में कोई जाति की राजनीति अगर कर रहा है तो आरएसएस और भाजपा से बेहतर कोई जाति की राजनीति नहीं कर रहा है। और कैसे टुकड़ों टुकड़ों में देखना है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है सबसे सफल तरीके से आरएसएस और बीजेपी कर रही है। छोटे छोटे कास्ट के एक गवर्नर बना देना या वाइस चांसलर बना देना, और उसको ये दिखाना कि देखो तुम्हारे कम्युनिटी का हमने बनाया है, भले उस कम्युनिटी का पूरे हक हकूक वो छीन ले, वो अलग बात। एक सवाल जो हम लोग लगातार नहीं उठा रहे हैं और हमें लगता है कि उठाना चाहिए था, कि शायद इस किताब जो आ रही उसमें हो उस पर चर्चा, कि जो 10% जो आरक्षण मिला है बगैर किसी आंकड़े के, बगैर किसी डेटा के, उसका एक सर्वे होना चाहिए। और कई ऐसे, मैं अपर कास्ट पत्रकार और चिंतक की बात कर रहा हूँ, उनका कहना है कि उसमें भी ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण जो है उसमें बंटवारा होना चाहिए। अगर ओबीसी और दलित में ए बी बन सकता है, जो 10% जो आरक्षण है उसमें क्यों नहीं? उसका आंकड़ा कि कौन से प्रोफेसर बन रहे हैं, किस कम्युनिटी के बन रहे हैं, उनका भी एक सर्वे लोगों के बीच आना चाहिए। दोस्तों, इस किताब में 2-3 खास बात जो मैंने नोट की है। एक बहुत ही वेल रिसर्च किताब है, और इसमें
सच्चर साहब कमेटी का जिक्र है और रंगनाथ मिश्रा कमेटी का जिक्र है और 20वीं सदी के दो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर गांधी और अंबेडकर के कोट से वो किताब शुरू हो रही है और मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। बहुत ही दिलचस्प है। ये गांधी को कोट करता हुआ है, 26/12/36 का कोट है। चाहे कोई हरिजन नाम मात्र को एक ईसाई, मुस्लिम या हिंदू और अब सिख हो जाए तब भी वह एक हरिजन ही रहेगा। वह तथाकथित हिंदू धर्म से विरासत में प्राप्त धब्बों को नहीं मिटा सकता, चाहे वह अपनी वेशभूषा बदलकर स्वयं को कैथोलिक हरिजन या मुस्लिम हरिजन या नव मुस्लिम या नव सिख कहला ले, किंतु उसकी अस्पृश्यता पीढ़ियों तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। और जो बात 1936 में कही गई है, मुझे लगता है कि आज भी वो बात कहीं ना कहीं जारी है। मतलब उसमें तब्दीली बहुत ज़्यादा नहीं हुई है और कानूनन अस्पृश्यता तो खत्म हो चुकी है, कानूनन कह रहा हूँ, लेकिन रियल लाइफ में अभी खत्म नहीं हुई है। बच्चा पानी पीता है उसके मुँह मार दिया जाता है, मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, कोई दलित स्मार्ट दिख रहा हो उससे परेशानी होती है। तो ये मुझे लगता है कि जो ब्लैक का हिस्ट्री है उससे भी एक बदतर हिस्ट्री भारत में चल रहा है और 50 वर्षों से 70 वर्षों से इनफैक्ट। और ब्लैक हिस्ट्री पढ़ेंगे युगंधर जी ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि जब आज़ाद हुआ अमेरिका तो ब्लैक की लिंचिंग की गई, वहाँ पर ब्लैक प्रॉपर्टी होती थी। तो जो घटनाएं अभी घट रही, जिस तरह से लिंचिंग हो रही है, मारे जा रहे हैं, वो बेसिकली वो एक तरह का फ्रस्ट्रेशन का रिफ्लेक्शन है कि जो पसमंदा या दलित कहिए, इनके बंधुआ मजदूर होते थे, हलवाहा थे, उनके खेत में काम करते थे, उनके बच्चे अब आ रहे हैं विश्वविद्यालयों में और बड़े शहरों में आ रहे हैं, साफ कपड़े पहन रहे हैं। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि ये भी आप देखेंगे कि सिएटल में अभी कास्ट को बैन किया और लगातार हम लोग ये चर्चा चला रहे हैं कि विदेशों में कास्ट एक ग्लोबल समस्या बन चुकी है। तो इसका जेनेसिस जहाँ भारत में है, अगर वहाँ पे इलाज नहीं होगा तो बाहर भी इलाज थोड़ा संभव नहीं है। और इलाज कैसे होगा? जब कैंसरस है तो इसका इलाज यहाँ के समाज के लोग ही करेंगे, यहाँ के प्रबुद्ध लोग करेंगे। आज शाम में एक बुक का और लॉन्च है, आप शायद आप जा रहे हो, आपका लेख मैंने पढ़ा प्रिंट में, भार्गव साहब लिखित है। बहुत बढ़िया सवाल इन्होंने उठाया है योगेंद्र जी ने उस लेख में, और आज शाम में हम लोग रहेंगे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, कि जब विश्वविद्यालय जो कि प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज का सेंटर है, जब वहाँ से प्रोडक्शन कम हो रहा हो, और दिनकर को कोट कर रहा हूँ कि जब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इस ताक में रहे कि कहीं मेरे मुंह से और कलम से ऐसी कोई बात न निकल जाए कि जिससे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और बड़े साहब नाराज न हो जाए, और इस चक्कर में रहे कि कब मैं रजिस्ट्रार बनूं, कब मैं डीन बनूं, और उसकी लेखनी, पेन और जुबान बंद रहे, उस समय में इस किताब का आना जो है विश्वविद्यालय के सवाल पे भी, विश्वविद्यालय के होने के सवाल पे सवाल खड़े करता है। ये योगेंद्र जी का आर्टिकल है और आज हम लोग मिलेंगे उसमें, वो सवाल खड़े करता है। अम्बेडकर का कोट मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ और उसके बाद मैं माइक अली साहब और तमाम हमारे साथी हैं, और बेहद दिलचस्प है। पार्टीशन ऑफ इंडिया से कोट लिया गया है कि मुसलमानों में इन बुराइयों, कास्ट को लेकर का होना दुखद है, क्योंकि मुसलमान तो एक थ्योरेटिकली एक होमोजीनियस और एक समतावादी धर्म है, किंतु उससे भी अधिक दुखद तथ्य यह है कि भारत के मुसलमानों में समाज सुधार हेतु इन बुराइयों का सफलतापूर्वक उन्मूलन के लिए कोई संगठित आंदोलन नहीं उभरा। हालांकि हिंदुओं में अनेक सामाजिक बुराइयां हैं, परंतु संतोषजनक बात यह है कि उनमें से अनेक इनकी विद्यमानता के प्रति सजग हैं और उनमें से कुछ उन बुराइयों के उन्मूलन हेतु सक्रिय तौर पर आंदोलन चला रहे हैं। दूसरी ओर मुसलमान यह महसूस ही नहीं करते कि ये बुराइयां हैं, परिणामतः उनके निवारण हेतु सक्रियता भी नहीं दर्शाते। इसके विपरीत अपनी मौजूदा प्रथाओं में किसी भी परिवर्तन का विरोध नहीं करते। यह अम्बेडकर साहब का कोट है और मैं समझता हूँ कि जिस समस्या की ओर डॉक्टर अम्बेडकर ने इशारा किया था 1930s में, 40s में, ये किताब और उस समस्या को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क है। और किताब आ जाए
तो हम लोग आ गई है। आपके बोलते बोलते मैंने योगेश कहा था योगेश जी आपसे की होता ही होगा भविष्यवाणी सही से हो गई। ये पुण्य काम आपके हाथ से ही होना। चलिए, अली अनवर साहब का बहुत बहुत बधाई। और इसको पढ़ा जाएगा और इस पे हम अभी चर्चा भी करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकरनामा पे इस पे चर्चा आएगी। योगेंद्र जी से भी बात करेंगे, अशोक भाई भी हैं और अली अनवर साहब सब तमाम लोग से बात करेंगे। बहुत बहुत बधाई। और अली अनवर साहब लगातार जब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ये किताब नहीं लिख रहे हैं, सवाल नहीं उठा रहे हैं, उस समय एक्टिव भी हैं और लगातार सभाओं में भाषण देते हैं, मिलते हैं लोगों से और लिख भी रहे हैं। और ये कोई अखबारी लेखन नहीं है, इसमें 100 से अधिक परिवारों का जो है इन्होंने पूरा इंटरव्यू किया है, जाकर फील्ड वर्क किया है और तब उसका संकलन इसमें आया। इसलिए ये बहुत ही, जो शोधार्थी होंगे विश्वविद्यालय में काम करने वाले, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होंगे, जो जर्नलिस्ट होंगे, उनको अगर पसमानदा आंदोलन का इतिहास अगर समझना है तो उनकी ये किताब मैं लेकर आया हूँ, मसावात की जंग, और लगता है कि ये किताब इसका एक्सटेंशन है। शुक्रिया।